BC 1200-1500 के बीच में महर्षि वेद व्यास जी द्वारा 4 वेदों का निर्माण किया गया, जिनके नाम थे यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ऋग्वेद। इन 4 वेदों को हम एक 4 महान ग्रंथ भी कह सकते हैं, क्योंकि इन ग्रंथों को लिखने के पीछे जो इनका मेन मकसद था वो था समाज को एक अच्छी राह पे ले जाना, एक इंसान को अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करना। और शायद हमें इसको पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया गया, लेकिन हमारे पास टाइम होते हुए भी हम इसको कभी पढ़ नहीं पाए। लेकिन आज इस आदम काल में एक ऐसे 5वें ग्रंथ का निर्माण हुआ है जिसको हम ना चाहकर भी जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, और उसको हम डेली पढ़ रहे हैं। हम पढ़ना नहीं चाहते, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि इस ग्रंथ को हम डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे 5वें ग्रंथ के बारे में जिसको निर्माण किया गया RBI और बैंकिंग संगठन के द्वारा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं सिविल की। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में एक सिविल एक ऐसा 5वें ग्रंथ के रूप में रूप ले चुका है जिसको हम ना चाहकर भी पढ़ने के लिए मजबूर हैं, और इस कदर मजबूर हैं कि उसको हम दिन में 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। अलग अलग जगह जाकर उसके बारे में रिव्यू लेते हैं, अलग अलग तरह के वीडियो देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं। अगर आपने ये वीडियो मेरा पूरा वॉच किया तो आपको गारंटी देता हूं, फ्यूचर में कभी भी आपको सिविल के बारे में कोई भी इंक्वायरी कहीं से भी सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और सिविल की कुछ ऐसी खास बातें मैं आपको बताऊंगा जो अभी तक आपको किसी भी वीडियो में और किसी भी सर्च इंजन पर नहीं मिलेंगी। कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं इसके सिविल्स वगैरह के जो आम पब्लिक तक नहीं पहुंचते, वो केवल बैंकिंग के अंदर ही रहते हैं। लेकिन उसमें से कुछ मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो अभी तक आपकी नॉलेज में नहीं आई थी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सागर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बैंक कीड़ा पर। दोस्तों, जैसे आपने मेरे थंबनेल में और मेरे इंट्रो में देखा और सुना कि कैसे सिविल आज एक 5वें ग्रंथ के रूप में अपनी जगह बना चुका है, और इसको ना चाहकर भी पूरा पढ़ना चाहते हैं। लेकिन तरह तरह के अलग अलग वीडियोस देखकर, अलग अलग तरह का रिसर्च देखकर शायद आप इससे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, और आपको अभी तक सिविल के बारे में आई थिंक 100% जानकारी कंप्लीट अभी तक नहीं मिल पाई है। दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे आज, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किया तो फ्यूचर में कभी भी आपको सिविल्स के बारे में या सिविल्स के प्रॉब्लम्स के बारे में या सिविल्स के सॉल्यूशन के बारे में कहीं भी कोई भी किसी तरह की रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, नहीं आपको कोई अलग से वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट देकर अपनी राय जरूर रखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो अपने सिविल के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, मैं यहाँ आपको जितने भी क्वेश्चन मेरे पास, चाहे वो मेरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर आते हैं या मेरे पास इस यूट्यूब के माध्यम से मेरे सब्सक्राइबर के थ्रू आते हैं, उन सब क्वेश्चनों को मैंने इकट्ठा कर एक ये कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश की है। शायद आपको पसंद आएगी। अगर इन क्वेश्चन के बाद भी अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन मुझसे छूट जाता है तो आप मेरे से ईमेल द्वारा मेरे कमेंट में आप लिख कर पूछ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारे नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दिए हुए हैं। मेरा ईमेल, मेरा व्हाट्सअप नंबर, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। चलो दोस्तों, आगे ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। मैं आपको शुरू से एक एक क्वेश्चन बोलता जाऊंगा और सब आपको उसके में कंप्लीट जितने भी उसके आंसर बनते हैं मैं आपको साथ में देता जाऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल। सिविल है क्या? देखिए सर, सिविल का जो जन्म था वो हुआ 2000 के अंदर, लेकिन वो पब्लिक तक जो पहुंचा वो पहुंचा 2011 के अंदर। उसके बीच में उसके कई स्टेप आए जो एक कंपनी सेक्टर्स के अंदर तो एक उनका रोल था, लेकिन आम इंडिविजुअल इंसान के लिए जो हमारा जो डेटा है बैंकिंग से, वो सिविल में कैसे अपडेट होगा,
ये आया 2011 के अंदर, और इसका जो निर्माण किया गया वो किया गया आरबीआई की देखरेख में बैंकिंग संगठनों को मिलाकर। जितने भी भारत के अंदर मल्टीनेशनल बैंक, प्राइवेट बैंक या कुछ एनबीएफसी कंपनियां जो थी, उन सबको मिलकर एक सिविल का निर्माण किया गया, क्रेडिट ब्यूरो इंफॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, सिविल का जो काम है, सिविल करता क्या है? सिविल जितने भी हमारे डिफॉल्टर कैटेगरी के जो कस्टमर्स आते हैं, या किसी की पेमेंट ड्यूज होती है, या कोई कस्टमर पेमेंट लेट कर रहा है, उसका डेटा वो सिविल में अपडेट होता है, जिससे आगे चलकर कोई भी दूसरा बैंक लोन देने से पहले उसका वो सिविल चेक करता है। यहां तक हो गया सर ये पहला क्वेश्चन कि सिविल क्या है और सिविल का काम क्या है। अब आते हैं सर कि सिविल क्यों और कैसे और कब बना। जैसे मैंने आपको बताया 2011 के अंदर ये हमारे पास आया आम पब्लिक के लिए। इन बिटवीन 2016 के अंदर अमेरिकन कंपनी ट्रांस यूनियन ने इसको 92.1% के शेयर के साथ इसको परचेज किया, जिसका नाम सिविल से बदलकर आज की डेट में सिविल ट्रांस यूनियन है। सिविल ट्रांस यूनियन के अंदर इंडिया की जो हिस्सेदारी है वो नियर अबाउट 8% के हिसाब से है, जिसके अंदर अभी कुछ टाइम पहले 5% के जो शेयर्स थे वो बैंक ऑफ इंडिया सेल कर चुका है, नियर अबाउट 190 करोड़ रुपए के अंदर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितनी कंपनियां हैं सिविल के जो सिविल को चेक करती हैं, क्योंकि आप भी कंफ्यूज होते हैं कि किसका सिविल को सही माने, किसके सिविल को कम देखें। देखिए, सिविल की जो मेन कंपनियां हैं वो 4 कंपनियां हैं। सिविल ट्रांस यूनियन हो गई, पहले क्योंकि ट्रांस यूनियन अलग होती थी, अब सिविल ट्रांस यूनियन है। तो मेन जो कंपनी है वो है सिविल, और उसके बाद में है एक्सपीरियन, थर्ड कंपनी जो है वो है इक्विफ्लिक्स, और फोर्थ कंपनी जो है वो है CIRF हाईमार्क। ये चारों कंपनी अपने अपने हिसाब से, अपने अपने डेटा के हिसाब से इसको रैंकिंग करती हैं। जैसे आपको सबको मालूम है कि सिविल का जो डेटा है और जो उसकी रैंकिंग जो होती है वो 300 पॉइंट से लेके 900 पॉइंट के बीच में होती है। कितना सिविल अच्छा होता है, कितना बुरा होता है, शायद वो ये क्वेश्चन का आंसर आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि नॉर्मली जो होता है वो 750 का जो सिविल स्कोर है उसको एक अच्छा स्कोर माना जाता है, गुड स्कोर माना जाता है। 750 ऊपर है तो उसको एक्सीलेंट माना जाता है। 650 से लेके 700 750 के बीच में है तो उसको एक नॉर्मल, एक एवरेज स्कोर माना जाता है, और अगर 650 से नीचे है तो उसको पुअर स्कोर माना जाता है। सिविल किस कंपनी का सही है? देखिए, सभी अपने अपने डेटा सोर्स से इसको इकट्ठा करती हैं और उसी के हिसाब से आपको रेटिंग करके आपका सिविल स्कोर जनरेट करती हैं। अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछें तो मेरे हिसाब से जो सिविल ट्रांस यूनियन का जो डेटा है, क्योंकि एक तो वो क्या है कि डायरेक्ट आरबीआई के अंडर में है, अंडर में तो सभी हैं, लेकिन मेन उसका जो गठन हुआ था वो सारे बैंकिंग समूह को लेकर आरबीआई के साथ जब 2000 में स्टार्ट हुआ था, तब से ये इसमें जो डेटा है, क्योंकि होता क्या है कि जितना भी बैंक डेटा इसमें प्रोड्यूस करता है, इसमें 90.99% जितने भी हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, वो सभी इसके अंदर शामिल हैं। तो इसमें लाजमी है कि जितने भी बैंक का कोई भी ड्यूज पेंडिंग अमाउंट की किसी की रिपोर्ट है, कोई डिफॉल्टर लिस्ट है, कोई राइट ऑफ की रिपोर्ट है, कोई एनपी की रिपोर्ट है, वो कंफर्म इसके अंदर जाती है। शायद किसी और वेबसाइट में ये जो अलग अलग कंपनियां हैं, हो सकता है उसमें 1-2% कई बार वो छूट जाए, कई बार उस बैंक के हिसाब से वहां पे अपडेट ना हो पाए किसी भी कारण से। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो अगर अपना जो प्रॉपर एक सिविल चेक करना चाहते हैं, इसके 2-3 बेनिफिट हैं। अगर आप सिविल ट्रांस यूनियन में आप चेक करते हैं तो उसका, इसमें तो फीस जरूर लगती है इसके अंदर, क्योंकि कई बार लोग, एक क्वेश्चन ये भी है मेरा, मतलब लोगों का, कि इसकी फीस क्या है सिविल की। देखिए, अगर आप सिविल ट्रांस यूनियन का सिविल चेक करते हैं तो इसके अंदर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद में अगर आप 1 मंथ की रिपोर्ट लेते हैं तो आपको नियर अबाउट 550 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 6 महीने की रिपोर्ट चाहते हैं, तो आपको नियर अबाउट 800 रुपये देने पड़ेंगे। साल भर का पूरा एक पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसमें सबसे बड़ा मेन जो बेनिफिट वो ये है कि कल को आपके सिविल में किसी भी तरह का कोई एरर है, कोई किसी भी अलग तरह की गलत एंट्री है जो आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, या आप उस अकाउंट की पेमेंट कर चुके हैं और वो
ड्यूज आज तक वो सिविल के अंदर अपडेट है और आपके हिसाब से 100% है, जो आपके पास एविडेंस है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से वो गलत है, तो आप यहाँ पे सिविल को डायरेक्ट मेल करके आप वहां से उस एरर को हटा सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ये एरर या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम वहां पे जो अलग गलत लिखी हुई है वो कितने टाइम में रिमूव हो जाती है। सर देखिए, इसमें आप मान के चलिए नियर अबाउट 30 डेज का टाइम लग जाता है, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि आपने मेल किया और सिविल ने उसको हटा दिया, क्योंकि उसको कई जगह से उसको वेरीफाई करना होता है, बैंकिंग से करना होता है, पेमेंट के ट्रांजैक्शन से करना होता है, जिस कंपनी का वो लोन था उससे उनके डेटा मांगने होते हैं, उसकी स्टेटमेंट मांगनी होती है, सारे रिकॉर्ड चेक होते हैं, जिसके अंदर 30 डेज का टाइम लग जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम सिविल खुद चेक कर सकते हैं और क्या बार बार सिविल चेक करने से हमारा जो सिविल स्कोर है क्या वो लो हो जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे बार बार चेक मत करो कि सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा। देखिए, सिविल स्कोर आप खुद चेक कर सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन कई पोर्टल हैं, जैसे कि मेन जो कंपनी की 4 पोर्टल मैंने बताया आपको, सिविल ट्रांसयूनियन, एक्सपीरियन, CIRF, इक्विफिलिक्स। इसके अंदर जाकर आप डायरेक्ट इन कंपनी की साइट पे जाते हैं तो इसमें से 2-3 साइट जो हैं वो 399 का सालाना आपसे चार्ज करती हैं। लेकिन अगर आप इसको फ्री में चेक करना चाहते हैं तो इसकी जो पैरेलल कंपनियां हैं जिन्होंने इनका एक होलसेल एक राइट्स ले रखा है या इनकी एक फीस पे करके वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराती हैं, जैसे bankbazaar.com है, पैसाबाजार.com है, क्रेडिट मंत्री है, creditscore.com है, ऐसी कई कंपनियां हैं। अगर आप सर्च करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में फ्री वाले जितने भी वेबसाइट्स हैं उनकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर अपना कुछ डिटेल भरकर अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। फ्री में होगा, उसका आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि सिविल को कैसे पता चलता है कि मैंने डिफॉल्ट किया या मेरी पेमेंट डिफॉल्ट है या मेरी पेमेंट इतने दिन से पेंडिंग है। देखिए बॉस, पहले तो नॉर्मल सबको मालूम ही होता है कि बैंक उनको भेजता है, बिल्कुल ठीक बात है, बैंक उनको भेजता है। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया पहले क्वेश्चन के अंदर कि जो सिविल का जो निर्माण हुआ था, जो सिविल बना था, वो टोटल बैंकिंग जितने भी हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की है, NBFC की है या गवर्नमेंट बैंक की है, उन सभी बैंक के समूह को, उन सभी बैंक को समूह ने खुद मिलकर बनाया है इसको। तो वहां पे उनकी रिपोर्ट तो कंपलसरी जाना लाजमी है। तो क्योंकि होता क्या है कि इसके अंदर जितना भी आप हमारी कोई पेंडेंसी आती है किसी भी अकाउंट की, तो वहां पे हमें वो रिपोर्ट करना पड़ता है कि इतना मेरा ड्यूज निकलता था महीने का, इतना मेरा रिकवर हुआ, इतना मेरा पेंडिंग है। अब वो किस किस का पेंडिंग है पर्टिकुलर वो अकाउंट वाइज वो सारा आपका सिविल के अंदर अपडेट होता है। तो बैंक तो सिविल को इस तरीके से पता लग जाता है कि हाँ कि इस अकाउंट से इस तरह का पेंडिंग ड्यूज है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सिविल में सेटलमेंट हट जाता है या राइट ऑफ हट जाता है, और हट जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, सिविल से सेटलमेंट और राइट ऑफ अपने आप नहीं हटता, क्योंकि सिविल का जो डेटा है वो एवरी मंथ अपडेट हो रहा है। हर महीने आपकी डेलिक्वेंसी वो टोटल जा रही है कि कितने टाइम से आपका पेंडिंग चलता जा रहा है। देखिए, राइट ऑफ कब लगता है, जब आपके NP अकाउंट होगा, यानी कि नियर अबाउट 90 डेज के अबाउट जैसे आपका अकाउंट ओवरड्यू होता है, आपका अकाउंट राइट ऑफ हो जाता है। NPA बोल सकते हैं आप उसको, राइट ऑफ बोल सकते हैं। राइट ऑफ का मतलब यानी कि उसका पैसा एक किस्म से बिल्कुल एक डेड कंडीशन में जा चुका है, जहां कस्टमर पैसा देने की इंटेंशन में नहीं है। चाहे वो देखिए उनकी नजर में होगी इंटेंशन आपकी सही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो जो क्वेश्चन ऑफ आंसर यही है कि सिविल से सेटलमेंट और राइट ऑफ अपने आप नहीं हटता है। उसके लिए आपको अकाउंट को या तो सेटल करना पड़ेगा राइट ऑफ हटाने के लिए, या सेटल हटाने के लिए आपको अकाउंट को फोरक्लोज करना पड़ेगा। शायद आपको कोई वीडियो में किसी ने ना बताया हो, अगर आप सेटल को हटाना चाहते हैं और राइट ऑफ को हटाना चाहते हैं तो इसको अकाउंट को हम फोरक्लोज बोलते हैं बैंकिंग की लैंग्वेज में। फोरक्लोज का मतलब है जो भी आपका पेंडिंग ड्यूज है बैंक की तरफ से, चाहे उसमें कोई पेनल्टी है, कोई लेट चार्जेस हैं, कुछ बैंक इसके अंदर कुछ पेनल्टी के अंदर रियायत भी देते हैं, यानी कि कुछ वेव भी कर देते हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि सब बैंक नहीं करेंगे। बैंक का अगर उसमें 10 पैसा भी निकल रहा है तो आप अगर 10 पैसे भी कम देते हैं तो बैंक से वो चीज नहीं रिमूव होगी, यानी कि आपका जो राइट ऑफ का टैग लगा हुआ है या आपका सेटलमेंट का टैग लगा हुआ है वो नहीं हटेगा। आपको उसके लिए पूरी जो भी पेनल्टी ड्यूज सारा मिला के बैंक को देना पड़ेगा। बैंक इसके लिए आपको एक NOC देगा, आपका अकाउंट वहां से वो सिविल टैग और राइट ऑफ टैग जो है वो आपका हट जाएगा।
सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे से जो पूछे जाते हैं उसमें से मेन एक जो क्वेश्चन होता है कि सर हमारा जो सिविल है वो किस किस तरीके से खराब होता है, किस कारण से ज्यादा खराब होता है, सिविल को कैसे पता लगता है कि हमारा इस महीने का ये ड्यूज हो गया या हमने कोई अकाउंट सेटल किया। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिविल का जो है, जो संगठन है, जो सिविल एक कंपनी है, उसके अंदर सभी बैंक, एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक, मल्टीनेशनल बैंक सब इसमें शामिल हैं। तो वो हर महीने आपका मंथली बेसिस पे आपका डेटा या आपकी कोई पेमेंट पेंडिंग है या कोई ड्यूज है, वो उसको हर महीने वहां पर शेयर करती है। देखिए, सबसे पहला आपका पेमेंट ड्यूज का होना, दूसरा आपने कोई अपने अकाउंट को सेटल किया है उसकी वजह से सिविल स्कोर डाउन होना, शायद दूसरा आपको शायद पता नहीं ये मालूम है या नहीं है कि आपका अकाउंट अगर आपने कोई सेटल किया है तो उसकी वजह से पेमेंट आपने कर दी है, सेटल भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम होगा कि इस वजह से आपके एक झटके के अंदर वन टाइम के अंदर नियर अबाउट 70 to 90 पॉइंट आपके डील हो जाते हैं सिविल के अंदर। आपका सिविल स्कोर पहले आपने इसको सही किया तो डिक्रीज होकर नियर अबाउट 500 पॉइंट के आस आ जाएगा। सबसे बड़ा मेन फैक्टर ये भी होता है एक कि आप जगह कई लिए हुए हैं, आप अलग अलग तरीके से इंक्वायरी कर रहे हैं। आपको अगर आप अमल चेक कर सिविल तो उस बैंक सॉफ्टवेयर जिस इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई सिविल स्कोर नहीं होता। लेकिन आप कोई रिक्वायर है और आपके लिए जिस पार्टी डेटा शेयर या खुद जाकर डेटा वहां फिल कर रहे हैं तो अपने के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के मुझे लोन मिल सकता है नहीं सकता, तो इंक्वायरी को बैंक एक हार्ड इंक्वायरी में चेक कर उसको एक्सेप्ट कर आप लेना चाह रहे हैं उसको एक इंक्वायरी के रूप में देखेगा। जैसे आपका 2 पॉइंट से लेकर नियर अबाउट 4-5 पॉइंट तक कोई फिक्स नहीं होता, वो 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, वो आपका उतना हर इंक्वायरी के ऊपर आपका वो सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। तो दोस्तों आगे से कभी भी किसी को थर्ड पार्टी को या किसी बैंक को डेटा शेयर करने से पहले अभी सोच के चलिए, क्योंकि एक बार उनको दे दी अपनी डॉक्यूमेंट की और आधार कार्ड, उसको देने के बाद अब वो गारंटी नहीं है कि वो आपकी फाइल कितने बैंकों के अंदर लॉग इन करेंगे। जितनी जगह वो लॉग इन करेंगे उतना सिविल स्कोर आपका डाउन होगा। सपोज कि उन्होंने 5 बैंक में ट्राई किया, अगर आपके 2 पॉइंट भी एक इंक्वायरी से डिक्रीज होते हैं तो 5 बैंकों से आपके 10 पॉइंट डिक्रीज हो गए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, अपने जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है आपके, खासतौर से पैन कार्ड और आधार कार्ड जल्दी से शेयर ना करें। एक क्वेश्चन जो आता है मेन मेरे पास इस तरह का कि सर मैं पेमेंट हर महीने कर रहा हूँ, मेरी पेमेंट कोई ड्यूज भी नहीं है, मैंने कोई सेटलमेंट भी नहीं किया है, उसके बावजूद मेरा स्कोर हर महीने 10-20 डिग्री है जबकि वो इंक्रीज होना चाहिए, क्या कारण हो सकता है? तो शायद दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसका आपको शायद ना पता हो कि ऐसा क्यों होता है। इसका जो मेन कारण है वो आपकी लायबिलिटी ज्यादा होना। आप सपोज कि जब आपने किसी बैंक के अंदर जब कोई लोन लिया होगा या आपने कभी सिविल चेक किया होगा, तब आपने अपनी एक सैलरी या आपकी जो इनकम है वो वहां पे शो कि मेरी इतनी इनकम है, और उस टाइम आपने एक लोन लिया, उसमें आपका सिविल अच्छा हुआ, आप दूसरा लोन लिया और सिविल अच्छा हुआ, आपने एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर इस तरह का कोई व्हीकल लोन ले लिया और अच्छा हुआ सिविल, फिर आपने कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट फाइनेंस कराए। इस तरीके से आपने एक लोन से आपने नियर अबाउट 8-10 लोन इकट्ठे कर लिए। आपकी इनकम थी सपोज कीजिए मान लो 50,000 रुपए और आपने लायबिलिटी खड़ी कर दी वहां पे 40,000 रुपए की। वो ठीक है कि आपके घर में और भी कोई सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है जिसकी वजह से आप उस लोन को इजीली चुका रहे हो और आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिविल और बैंक जो चेक कर रहा है वो चेक कर रहा है आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी को देखकर कि आप अपने इनकम का सोर्स बताया 50,000 और आपकी लायबिलिटी बन गई 10,000। 40,000 अगर बैंक को पे कर रहे हैं तो 10,000 के अंदर आपकी फैमिली को कैसे पे कर रहे हैं। तो इस वजह से आपका जो लायबिलिटी के कारण जो है आपका सिविल स्कोर धीरे धीरे कम भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपनी जो लोन की जो संख्या है उसको कम रखें, पहले एक क्लोज करें आराम से, फिर दूसरा लें।
अगर फिर भी कोई इमरजेंसी है तो फैमिली में किसी के साथ ज्वाइंट होकर ले लें, लेकिन कोशिश करें थोड़ा कम रखें, ज़्यादा इंक्वायरी ना करें, वरना इसकी वजह से सिविल आपका हर बार वो इम्पैक्ट होगा। फिर मेन आता है कि सिविल खराब होने पर कौन सा लोन दे सकता है। गोल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक, कोई बैंक को नहीं, उसके लिए पेमेंट है आपको लेगा। एनबीएफसी कंपनियां जो आपको ले सकती हैं, कम स्कोर नहीं होती ले सकती हैं, लेकिन बेनिफिट आपका नुकसान होगा, क्योंकि उनका इस आदमी का सिविल स्कोर डाउन है और उसकी लायबिलिटी ज्यादा है, या इनका कोई छोटा मोटा डिफॉल्ट चल रहा है, या कोई डेलिक्वेंसी पेमेंट लेट चल रही है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको जो भी लोन देंगे वो हाई इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आपने ध्यान रखना है, वैसे तो अवॉइड करें, पहले कोशिश धीरे धीरे वो क्लोज। सिविल के अंदर लोग कुछ पूछते सर उसके अंदर एक टैग लगा हुआ है, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, राइट ऑफ और सेटल का जो टैग लगा होता है सिविल रिपोर्ट के अंदर वो सबको समझ में आ जाता है, लेकिन वहां पे एक टैग लगा होता है डीपीडी, डेली पास्ट ड्यूज, डे पास्ट ड्यूज, यानी कि आपका कितने दिन से पेमेंट पेंडिंग है। जो सबसे पहला टैग लगता है वो लगता है एनए और एनएच का, नोट एप्लीकेबल है, नोट हैंडलिंग है। फिर आपका आता है डीपीडी का, कि कितने दिन से आपकी पेमेंट पेंडिंग चल रही है। तो जैसी पहले आपकी 30 डेज की पेमेंट पेंडिंग होती है वो डीपीडी में कन्वर्ट हो जाता है। डीपीडी में कन्वर्ट होते ही वो फिर 60 डेज, 90 डेज, इस तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाता है, जो आगे चलकर 190 डेज क्रॉस होते ही आपका वो राइट ऑफ में आ जाता है, यानी कि एनपीए में आ जाता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर सिविल में मेरे एक एरर आ रहा है, एरर से मतलब कि उसके अंदर एक मेरी इंक्वायरी गलत चढ़ी हुई है, जबकि वो मैं लोन पूरा क्लियर कर चुका हूं, मेरे पास उसकी एनओसी भी है, लेकिन उसका ड्यूज वो आज तक उसके अंदर शो कर रहा है, उसको मैं कैसे हटाऊं। देखिए वो इसके लिए आपके पास सिविल के अंदर एक उसकी जो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि सिविल का बेनिफिट यही है, आप उसको डायरेक्ट इंक्वायरी करके वहां पे आप अपना उससे हटा सकते हैं। आप उसको मेल करेंगे, एक अपना रिक्वेस्ट रेज करेंगे, जिसके अंदर नियर अबाउट 30 डेज का टाइम लगता है, और उससे अगर आपका पास सही एविडेंस है, सही डॉक्यूमेंट है और आपने प्रॉपर तरीके से वो पेमेंट की है विदाउट एनी डिले, तो वो आपका एरर कंप्लीटली 30 डेज के अंदर हट जाएगा। लेकिन अगर आप सिविल के अलावा कहीं और इस चीज को हटाने के लिए जाते हैं, जैसे कई मीडिएटर कंपनी है, जैसे क्रेडिट मंत्री है, या बैंक बाजार है, या पैसा बाजार है, और भी कई पोर्टल है, अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपसे इसको हटाने के लिए अलग से फीस चार्ज करेंगे। अब कई लोग पूछते हैं क्या चार्ज करेंगे, देखिए सर उसके लिए सबका अपना अपना एक अलग प्रोसेस है, अपना अपना एक अलग फीस चार्जेस है। तो आपने कोशिश ये करनी है, अगर इस तरह का कोई एरर है तो मैं आपको, मेरा जो पर्सनल सजेशन है, जो रिकमेंडेशन है, वो आप सिविल के अंदर जाएं, सिविल ट्रांस यूनियन के अंदर जाएं, वहां एक अकाउंट बनाएं। 550 रुपए की जरूर फीस लगेगी आपकी, लेकिन वहां से आपको कंप्लीटली रेजोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर लोग पूछते हैं कि हमने सेटल किया, हमने बैंक को पैसा भी दे दिया, बैंक को तो फिर भी मरा हुआ पैसा मिला, लेकिन बैंक ने हमारा सेटलमेंट वहां पे अभी तक नहीं हटाया। देखिए आपको लग रहा है कि आपने बैंक को मरा हुआ पैसा दिया, ऐसा नहीं है। बैंक का पैसा जो बैंक के पास है वो आपका और हमारे जैसे लोगों का ही पैसा है। अब लोग सोचते हैं कि वो पैसा जो है 50% तुमने दे दिया, 50% बैंक ने छोड़ दिया, तो प्रॉब्लम कहाँ थी। देखिए ये आपको लगता है कि आपको जो पैसा बैंक ने छोड़ा वो उसके घर का पैसा था, नहीं, उसके घर का पैसा नहीं था, क्योंकि ये जो बैंक आपको वेव करता है पैसा, या जो आपको छूट देता है 50% की, मान लो सपोज करो आपका 1 लाख का अकाउंट था और 1 लाख में से 50,000 आपने पे कर दिया और 50,000 बैंक ने उसको वेव कर दिया। क्योंकि कई लोगों को ये मालूम नहीं होता कि सेटलमेंट के बावजूद बैंक आपको 50% पे करने के बावजूद भी 50% पैसा आपके अकाउंट में और जमा कराता है। आप इसको मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन मैं बैंक से रिलेट करता हूं, तो इसलिए मैं आपको एक्चुअल पूरी प्रॉपर बात बता रहा हूं। वो रीजन क्या होता है कि जब तक बैंक आपका अकाउंट क्लोज नहीं करेगा तो वो आपके सिविल से नहीं हटेगा।
जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपके पास अगर कोई अकाउंट के अंदर एरर आ रहा है, आपके पास एनओसी भी और आप पेमेंट भी पूरी कर चुके हैं, लेकिन वहां पे अभी तक वो ड्यूज शो कर रहा है, उसका रीजन केवल एक ये हो सकता है कि आपका अकाउंट अभी तक वो जीरो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट की स्टेटमेंट जीरो की जनरेट नहीं हुई है और वो रिपोर्ट आगे सिविल में अपडेट नहीं हुई है। वो जीरो रिपोर्ट बनाने के लिए बैंक ने अगर आपका 50,000 में सेटल कर दिया है, 50,000 को आपको वेवर दे दिया है, तो वो 50,000 रुपए आपके अकाउंट में जमा करेगा, जिससे अकाउंट इक्वल होके 1,00,000 हो जाएगा और 1,00,000 होने के बाद आपकी स्टेटमेंट पहले वो जीरो जनरेट होगी। जब वो जीरो की स्टेटमेंट जनरेट होगी, वो रिपोर्ट आगे वो सिविल को अपडेट करेगा, अपने अकाउंट में अपडेट करेगा, जिससे आपका अकाउंट क्लोज होगा और बैंक उसके बाद आपको एनएसओ प्रोवाइड करेगा। जो एनओसी आपको मिलेगी वो इस चीज का सबूत होगी कि हाँ कि आपका अकाउंट क्लोज हो गया है। तो इसी कुछ कारण से कई बार आपका अकाउंट क्लोज नहीं होता और वहां पे वो शो कर रहा होता है, लेकिन आपको ये वरी हो जाती है कि मेरा अकाउंट पेमेंट करने के बावजूद भी सिविल के अंदर अब तक शो कर रहा है। उसका मेन कारण ये होता है। शायद दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर आपको अभी तक नहीं पता होगा जो मैं आपको ये बता रहा हूं। तो इस तरह की और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे लोग कुछ पूछते हैं मेरे से कि यार सिविल इंप्रूव को कैसे करें और मेन इसका जो खराब होने का कारण है, सबसे ज्यादा कौन सा इंपैक्ट डालती है चीजें। देखिए, सबसे खतरनाक जो चीज है इसके अंदर सिविल को खराब करने की, वो है आपका क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वो आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा पेमेंट करने का। इमीडिएट अगर कोई पेमेंट लेट होती है, इतनी उसके ऊपर पेनल्टियां लगेंगी, कई बार हो सकता है वो आपसे डिले हो जाए और वही पेमेंट आपकी सबसे ज्यादा आपके सिविल स्कोर पर इंपैक्ट डालती है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड को यूज करने का एक बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है, जो शायद लोग 80% अभी तक नहीं जानते, कि आप सिविल में जो बार बार 1,00,000 की लिमिट के ऊपर आप 90,000 की पेमेंट यूज कर रहे हैं और उसको यूज करने के बाद आप उसकी एक मिनिमम ड्यूज भी पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका सिविल डाउन हो रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप लिमिट ओवर लिमिट या चार्ज का सिविल स्कोर डाउन होने का जो रीजन है, क्योंकि आप जो लिमिट जो यूज कर रहे हैं वो हद से ज्यादा कर रहे हैं। मैं आपको एक पर्सनल सीक्रेट बताऊंगा इस चीज के लिए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से मतलब पैसा यूज करना है और उससे आपका सिविल भी हैम्पर ना हो और सिविल भी अच्छा स्कोर क्रिएट करे आपके लिए, आप 30 to 40% से पेमेंट ज्यादा यूज ना करें क्रेडिट कार्ड की। कोशिश करें कि 30 के अंदर ही 30% के अंदर ही पेमेंट हो, तो आपका सिविल कभी भी इससे हैम्पर नहीं होगा। जहां आप 30 से 40-50% की पेमेंट ज्यादा यूज करना चाहेंगे, वहीं आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसे तो कोशिश करें कि आप 30-40% से ऊपर ना जाएं। इनके जाना भी पड़े तो उसको मिनिमम ड्यूज की बजाय आप उसको पेमेंट को कंप्लीटली एक बार देने की कोशिश करें। आप सोचते हैं मैंने मिनिमम ड्यूज दे दिया तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप उसको इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उतना वो मिनिमम पेमेंट से पूरा वो आपका इंटरेस्ट में चला गया। जो मेन आपका मेन पार्ट था, आपका जो मेन मूलधन था, वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। दोस्तों, दूसरा, एक लोग पूछते हैं मेरे से कि हमने सुना है कि सिविल का जो डेटा होता है वो 7 साल के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये आपने नहीं सुना, मैंने भी सुना है, मैंने भी रिसर्च किया है, बैंकिंग में भी रिसर्च किया है, पोर्टल पे रिसर्च किया है और अपने बैंकिंग डिपार्टमेंट में काफी सीनियर लोगों से भी इसको डिस्कस किया है। बातें सभी करते हैं, हाँ ऐसा हो जाता है, लेकिन अभी तक कहीं भी ये चीजें डॉक्यूमेंटेड नहीं है। डॉक्यूमेंटेड नहीं है का मतलब कहीं पे ऐसा कोई रिटर्न में चीजें नहीं दी हुई हैं। कुछ केसों में शायद हुआ भी हो, लेकिन वो अभी तक हमारी नजर में तो नहीं आए, क्योंकि हमारे साथ जितने भी क्लाइंट अभी तक इंटरेक्ट हुए हैं या कुछ हमने इंडिविजुअल चेक किए हैं, कुछ 8-10 साल पुराने अकाउंट, वो अभी तक वहां पर स्टैंड कर रहे हैं सिविल के अंदर। देखिए, वो जहां आपका 2 साल के तक अकाउंट अगर स्टैंड कर गया है, तो मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं, आप उसको ना भी देखेंगे तो आप समझिए आपके सिविल की धज्जियां उड़ चुकी हैं। 2 साल का टाइम पीरियड बहुत होता है, उसमें आपका सिविल स्कोर इतना हैम्पर हो चुका होगा कि आप उसको संभाले नहीं संभाल पाएंगे। तो ऐसा कोई मतलब ये मिथ भी कह सकते हैं और एक कुछ अफवाह भी कह सकते हैं, या कुछ 1% आप इसको सच भी कह सकते हैं। अगर किसी का ऐसा घट रहा है तो मैं विश करूंगा उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, भगवान करे ऐसा सब शायद कुछ लोग और के साथ हो, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है कि 7 साल के बाद सिविल का डेटा हट जाता है। उसका एक मेन रीजन है, आपको शायद पता होगा कि आज की डेट में आपके पैन कार्ड से
हर चीज कनेक्टेड है, चाहे वो आपका यूपीआई अकाउंट हो, आपका कोई डिजिटल वॉलेट हो जिससे आप पेमेंट करते हैं, पेटीएम हुआ, फोन पे हुआ, जीपे हुआ, इस तरह के जितने भी वॉलेट है सबसे आपका कनेक्ट है पैन कार्ड। आपके जितने भी बैंक अकाउंट है सबसे कनेक्ट है आपका पैन कार्ड। आप कोई लोन लेने जाते हैं, पैन कार्ड, व्हीकल लोन, होम लोन, कोई भी चीज लेने जाते हैं सबसे आपका पैन कार्ड कनेक्टेड है। और दोस्तों ये पैन कार्ड जो है ये आपका कहीं की भी कोई भी ट्रांजेक्शन है, आपका मोबाइल नंबर हुआ, पैन नंबर हुआ, ये दो चीजें इस तरह की हैं, ये सारा आपका लेखा जोखा रख रही हैं। आप ये मत सोचिए कि नहीं मैं तो ये प्राइवेट से फाइनेंस कराया था। अरे बोस, आपने प्राइवेट से फाइनेंस कराया था लेकिन पेमेंट तो आपने बैंक के थ्रू दे रहे हो ना उसे। तो आपका जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सब बैंकिंग की नज़र में कह लीजिए, आरबीआई की नज़र में कह लीजिए, वो आ रही है। अब आपने एक बैंक की पेमेंट नहीं दी है और आप इस 6-7 साल के अंदर आपने लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन की है और लोगों को पैसा भी दे रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, पैसा आपके पास है, यानी कि आप एक बिल्कुल डिफॉल्टर की मतलब एक बात कर रहे हैं, तो वो क्यों आपका डेटा हटाएगा? तो उसका एक रीजन ये हो सकता है, जो हमारी रिसर्च में जो सामने आई चीजें उसका मेन रीजन यही होता है। मैं इसको श्योर नहीं कर रहा हूं लेकिन जो हमारा तजुर्बा है उसका मेन कारण यही होता है, क्योंकि सब चीजें हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सारी वहां अपडेट हो रही है। तो इस चीज के मतलब ना ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करें कि अपने अकाउंट को जल्द से जल्द ठीक करें। अब कुछ लोग पूछते हैं कि यार इसको चलो जो हो गया हो गया, अब इसको ठीक कैसे करें? पेमेंट मेरे पास अभी नहीं है और क्या रास्ते हैं मेरे पास? देखिए आप इसमें ये कर सकते हैं कोई अपना सिक्योर लोन लें, जैसे गोल्ड लोन है, होम लोन है। अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी का सिविल स्कोर अच्छा है उसके साथ कोअप्लीकेंट होकर एक दूसरा लोन लें, सिक्योर लोन लें कोई, उससे आपका सिविल धीरे धीरे इंप्रूव हो सकता है। सिविल इंप्रूव होगा आपको लोन भी मिल जाएगा, लेकिन इजीली ऐसे आपको लोन नहीं मिलेगा। और जिसके कारण आपको अदर बैंक, अगर कोई एनबीएफसी फाइनेंस करती है आपसे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगी। आप कल को कोई बीमा पॉलिसी या इस तरह की इंश्योरेंस लेने जाते हैं, शायद आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम होगा अभी तक, या आपको आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा। अगर आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं अपने पैन कार्ड के हिसाब से, अगर आप किसी और के हिसाब से ले रहे हो वो एक अलग चीज़ है। अगर आप अपने पैन कार्ड से कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, तो यकीन मानिए वो एक अदर मैन के हिसाब से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी आपसे ज़्यादा चार्ज करेगी। बैंक का कोई सिक्योर जो एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बनता है आप उसको यूज करें सिविल को इंप्रूव करने के लिए। सिविल से राइट ऑफ का टैग केवल तब हटेगा तब आपके पास पूरी पेमेंट होगी बैंक को करने के लिए, उससे पहले नहीं हटेगा। कोई आपको कोई दूसरी सलाह देता है आप समझिए वो आपसे झूठ बोल रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा, जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं करेंगे सिविल से आपका डेटा नहीं हटेगा। और दोस्तों जाने से पहले मैं कुछ वीडियो वॉच किए मैंने सिविल के ऊपर, और एक कुछ स्टडी पॉइंट के नाम से एक चैनल है, मैं उनका नाम ज़्यादा नहीं लूँगा, स्टडी पॉइंट लगाते हैं अपने आगे, और शायद वो बिहार की साइड से हैं, टीचर है शायद, मैं उनका सम्मान करता हूँ इस चीज़ के लिए, वो टीचर हैं और इस तरह की वीडियो बनाते हैं, एजुकेशनल वीडियो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो उसमें एक चीज़ ना लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, मतलब गलत गाइड क्या कर रहे हैं, लोगों को गलत प्रेरित कर रहे हैं। अरे ये सिविल क्या होता है, सिविल नहीं होगा तो लोन नहीं मिलेगा तो क्या ज़िंदगी खराब हो जाएगी, हम तो खेती बाड़ करके कमा लेंगे। ठीक है, बस आपके साथ ऐसा हो सकता है, कुछ परसेंट के साथ हो सकता है, उनको दिक्कत ना हो, लेकिन आज की डेट में सिविल से क्या क्या परेशानियां हैं, जो सिविल को झेल रहा है, सिविल की मार को झेल रहा है, आप उससे पूछ के देखिए कि सिविल उसके लिए क्या है। जरूरी नहीं है कि ये केवल शहर वालों के लिए है। अरे बॉस, आज की डेट में कोई भी बड़ी पोस्ट वाला किसी भी शहर से, किसी भी गांव कस्बे से, कहीं से भी आ सकता है। आज दिल्ली के अंदर 60% एम्प्लॉय जो है अच्छी पोस्टों पे है, मल्टीनेशनल कंपनियों में है, वो आउट ऑफ दिल्ली का होता है। चाहे वो बिहार से हो, यूपी से हो, हिमाचल से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी हो, ज़्यादातर यहाँ पे जो एम्प्लॉय है हमारे कंपनियों के अंदर वो सब बाहर से हैं। अगर बॉस वो इस तरह का अपना डेटा खराब करेंगे, सिविल खराब करेंगे, तो ये मानिए उनका फ्यूचर एक अंधकार में दिखाई देगा। कल को सपोज करो यहाँ कोई कंपनी चला रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उनका आज सिविल खराब हो जाता है, जैसे आप कह रहे थे कुछ नहीं होता सिविल से, तो बॉस उनको यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा।
क्योंकि आज की डेट में अगर आप बैंकिंग सेक्टर की किसी जॉब में जाते हैं तो बैंकिंग सेक्टर की जॉब में जाने से पहले सब कुछ आपका बिल्कुल परफेक्ट है और आप 1 लाख 2 लाख रुपए की सैलरी की एलिजिबिलिटी रखते भी हैं, लेकिन आपका सिविल अगर लो है तो बॉस यकीन मानिए आपका सब किया धरा, सब पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। बैंक आपको जॉब नहीं देगा, आपको ऑफर लेटर दे भी देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन साथ में एक लेटर और एक अकाउंट नंबर उस पर लिख के दे देगा कि जाइए बॉस पहले इसको क्लियर करके आइए फिर ज्वाइन कीजिए। और तब आप यकीन मानिए ऐसा महसूस करेंगे काश मैंने उस टाइम 10 20 50 हज़ार रुपये जो भी था वो दे दिया होता तो आज कम से कम मैं 2 लाख रुपए की जॉब का मालिक होता। क्योंकि मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ, यहाँ पे मेरे साथ में ये घटना हुई है। हमारे पास आज से कोई नियर अबाउट 1.5 2 साल पहले एक क्लाइंट आए, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी एज 50 60 साल के आसपास थी। किसी जमाने में आज से कोई 7 8 साल पहले उन्होंने कोई लोन लिया था, उस लोन का कुछ अमाउंट पार्ट उन्होंने छोड़ दिया था। तो उसमें हुआ क्या कि वो उस चीज को भूल गए या वो नेग्लेक्ट कर दिया या जान के उन्होंने पे नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में उनका एक लड़का था, वो स्टडी कर रहा था, उनके बेटे ने एक मोबाइल फाइनेंस कराना था तो जिसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने फादर को उसमें को एप्लीकेंट बना दिया। वो गवर्नमेंट जॉब में थे, उनका लोन इजीली हो गया, मोबाइल फाइनेंस का कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद उनका बेटा एक हायर स्टडी करने के लिए अब्रॉड चला गया। अब्रॉड से पढ़ाई करने के बाद वो वापस आया और वापस आने के बाद में उसको एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नियर अबाउट सालाना कोई 22 लाख रुपए के पैकेज के हिसाब से उसको एक जॉब मिली। सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग थी, लेकिन इत्तेफाकन देखिए, किस्मत की मार देखिए, उनको जॉब से कुछ चंद दिन पहले एक लेटर आ गया कि सर आपका सिविल खराब है, आप पहले सिविल को ठीक कीजिए वरना आप इस जॉब को नहीं ले सकते। मैं बताता हूँ उसको गवर्नमेंट बैंक की जॉब थी, जबकि हम बात कर रहे हैं केवल प्राइवेट बैंक की। गवर्नमेंट बैंक ने भी उसको मना कर दिया और उसके बाद उनके फादर हमारे पास बैंक में आके इतना परेशान हो रहे थे कि मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, सर इसको खत्म करो। वो हमको अकाउंट ढूंढने में 2 3 दिन लग गए थे कि अकाउंट को उसको हम कहाँ से ढूंढ के निकालें। जैसे जैसे वो पुराने डेटा वगैरह को निकाल के, ऑनलाइन था वैसे, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे अंदर के डॉक्यूमेंट इस तरह के होते हैं, वो हर जगह ओपन नहीं रखते। उसका हमने अकाउंट निकाला, ब्लेम नहीं करेंगे बॉस, वो उस जमाने का एक 30-35 हज़ार रुपये का ड्यूज था, 2,40,000 रुपये के आसपास बना हुआ था। उन्होंने 1 मिनट का टाइम नहीं लगाया था, इमीडिएट उन्होंने चेक काट के टेबल पर रख दिया, सर किसी भी तरीके से मुझे एनओसी दे दो। तो एनओसी उनको देने में तैयार थे, लेकिन हम कहा था जब तक चेक क्लियर होगा हम एनओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। उन्होंने 3-4 दिन का वेट किया, अकाउंट को हमने फोरक्लोज किया, जो भी ड्यूज निकलते थे उनको हमने पूरा करके एनओसी उनको दी। अब उसके बाद में पता नहीं उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूँ सर इस तरह की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि आगे आगे जो सिनेरियो आ रहा है मार्केट में, आप बिलीव नहीं करेंगे, बैंकिंग के सेक्टर की तो कंपल्सरी है ये कि आपका सिविल चेक होता है। लेकिन आज की डेट में कुछ मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, वो सबसे पहले आपको नहीं बताएंगी लेकिन आपका सिविल चेक करेंगी। रीजन उसके पीछे क्या है कि हर बड़ी कंपनी, हर मल्टीनेशनल कंपनी किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर के बैंक से या किसी मल्टीनेशनल बैंक से या किसी प्राइवेट बैंक से आपस में कॉर्पोरेट क्लाइंट रखती हैं। उसका मेन केवल कारण यही है कि कल को हमारा कोई इस तरह का कोई डिफॉल्ट या कोई डिफॉल्टर इस कंपनी में आए तो कम से कम हमारी नजर में रहे। तो इस सिविल को, इस 5वें ग्रंथ को इतना हल्का मत समझिए। अगर इसको आप प्यार से लेंगे, समझदारी से लेंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और इन केस अगर आप इसको जूते की नोक पे रख के सोचेंगे भाड़ में जाए सिविल, कुछ नहीं होता, तो बॉस ठीक है आपके लिए कुछ नहीं होता, लेकिन जिनके लिए कुछ होता है शायद उसको वो समझ भी रहे हैं। सिविल को अपना दोस्त समझें। सिविल आपके फायदे के लिए बनाया गया है। सिविल केवल गलत लोगों को मार्क करने के लिए बनाया गया है। आपको शायद यहाँ बुरा लग रहा हो कि यार यानी क्या हमारा सिविल में नाम है तो हम क्या गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता मेरा नाम भी हो, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बताया कि पेमेंट करने के बावजूद भी कई बार आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। उसके और भी रीजन हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पेमेंट आपने पेंडिंग की है, जैसे मैंने आपको पहले पीछे क्वेश्चन में बताया है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
अगर इसके बावजूद भी अगर आपका किसी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाया हूँ या आपके मन में कोई ऐसी इंक्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आपको इमीडिएट जवाब दूंगा। फिर भी कोई अलग से कोई इशू है या कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मेंशन कर रखी हैं। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।